वालेकुम अस्सलाम फातिमा। आज हम उस चीज पर गौर करेंगे जो तुम्हारे चेहरे के बिल्कुल मरकज में है, लेकिन अक्सर हम उसकी गहराई को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी नाक। नाक? सर, मुझे लगा हम किसी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम पर बात करेंगे। नाक तो बस सांस लेने और थोड़ा बहुत सूंघने का काम करती है ना? इतनी भी क्या खास बात है इसमें? बस यही तो गलतफहमी है फातिमा। तुम्हारी साइंटिफिक ट्रेनिंग के बावजूद तुम भी इसकी सादी ज़ाहिरी शक्ल से धोखा खा रही हो। ये अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा शाहकार है जो हमें हैरान कर देता है। ठीक है प्रोफेसर, मैं सुन रही हूँ, लेकिन मुझे फैक्ट्स और डेटा चाहिए। इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स और बायोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तुम क्या जानती हो इंसानी नाक की सूंघने की सलाहियत के बारे में? हजारों किस्म की खुशबू डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आई गेस। कुछ केमिकल्स की बहुत कम मिकदार भी डिटेक्ट हो जाती है। हजारों। फातिमा, 2014 की एक लैंडमार्क स्टडी ने साबित किया है कि इंसान 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की खुशबुएं पहचान सकता है। 1 ट्रिलियन! क्या तुम इस नंबर का तसव्वुर कर सकती हो? 1 ट्रिलियन? वेट सर, ये तो इनक्रेडिबल है। हमारे रिसेप्टर्स कितने हैं फिर? मैंने तो सुना था कि हमारे पास सिर्फ कुछ 100 फंक्शनल ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जीन्स हैं। तुम सही हो। हमारे पास तकरीबन 400 फंक्शनल ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जीन्स हैं। लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग का कमाल देखो। हर रिसेप्टर सिर्फ एक स्पेसिफिक खुशबू को नहीं पहचानता, बल्कि हर खुशबू अलग अलग रिसेप्टर्स के एक यूनिक कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट करती है, जिससे एक कॉम्प्लेक्स बारकोड बनता है। ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहाँ हर सांस अलग सुर बजाता है, लेकिन मिलकर एक मुकम्मल धुन बनाते हैं। वाओ, तो ये पैटर्न रिकग्निशन है, जैसे कंप्यूटर एल्गोरिथम। मतलब हर एक खुशबू का अपना सिग्नेचर है। बिल्कुल। और इस सिस्टम को चलाने के लिए तुम्हारी नाक में तकरीबन 10 मिलियन यानी 10 लाख ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स यानी ORNs मौजूद हैं। ये न्यूरॉन्स सीधे तुम्हारे दिमाग के ऑल्फैक्टरी बल्ब से जुड़े होते हैं। 10 मिलियन न्यूरॉन्स और 400 जीन्स। इसका मतलब है हर जीन कई न्यूरॉन्स को कोड करता होगा, और फिर ये सब एक पैटर्न में अरेंज होते हैं। ये तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है। सुभान अल्लाह। और ये सब इतनी छोटी सी जगह में, तुम्हारी नाक के अंदर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में होता है, जिसका कुल एरिया सिर्फ 5 से 10 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है। इतनी कम जगह में इतना बड़ा नेटवर्क, तुम्हारे पूरे जिस्म का सबसे सेंसिटिव केमिकल सेंसर। ये तो माइंड ब्लोइंग है। हम अक्सर अपनी विजन या हियरिंग को सुपीरियर समझते हैं, लेकिन स्मेल का सिस्टम तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हर हिस्सा अपनी जगह मुकम्मल है। और ये सिर्फ शुरुआत है फातिमा। अभी तो हमने इसके अंदर की गहराइयों में झांकना शुरू भी नहीं किया। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस सिस्टम की सेंसिटिविटी कितनी है? अगर 1 ट्रिलियन स्मेल्स पहचान सकता है, तो सेंसिटिविटी तो बहुत हाई होनी चाहिए। मे बी पार्ट्स पर बिलियन, PPB। कुछ केमिकल्स के लिए, जैसे मरकैप्टन, जो नेचुरल गैस में मिलाया जाता है ताकि लीकेज डिटेक्ट हो सके, तुम्हारी नाक पार्ट्स पर ट्रिलियन यानी PPT की सतह पर भी डिटेक्ट कर सकती है। ये इतना कम है कि अगर तुम एक स्विमिंग पूल में एक ड्रॉप केमिकल डाल दो, तब भी तुम्हारी नाक उसे पहचान लेगी। पार्ट्स पर ट्रिलियन? ये तो साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। हमारे लैब्स में भी इतनी प्रिसाइज डिटेक्शन के लिए बहुत एक्सपेंसिव और बल्कि इक्विपमेंट चाहिए होता है। सुभान अल्लाह। ये पहला सुभान अल्लाह है फातिमा, और अभी कई और आने वाले हैं। प्रोफेसर, ये पार्ट्स पर ट्रिलियन की सेंसिटिविटी कैसे अचीव होती है? मोलेक्युलर लेवल पर क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल। यहाँ 2004 का नोबेल प्राइज विनिंग काम आता है। रिचर्ड एक्सेल और लिंडा बक ने डिस्कवरी की थी कि हमारे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स यानी कि GPCRs की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। जब एक ओडोरेंट मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड शुरू होती है। GPCRs हमने सेल सिग्नलिंग में पढ़ा था। तो ओडोरेंट बाइंडिंग से जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है, फिर एडेनिलाइल साइक्लेज जो CAMP बनाता है, और फिर आयन चैनल्स खुलते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होता है। बिल्कुल सही। ये केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदलने का एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है, और ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में होता है। तुम्हारे दिमाग तक सिग्नल इतनी तेजी से पहुंचता है कि तुम पलक झपकते ही खुशबू पहचान लेती हो। हमारी इलेक्ट्रॉनिक नोजेस, ई-नोजेस, केमिकल सेंसर्स यूज करते हैं, लेकिन उनकी सेंसिटिविटी और सिलेक्टिविटी इंसानी नाक के मुकाबले में कुछ भी नहीं। एक टिपिकल ई-नोज 100-200 गैसेस डिटेक्ट कर सकता है, जबकि इंसानी नाक ट्रिलियंस। और एनर्जी एफिशिएंसी भी बहुत कम होती है।
यही तो अल्लाह की हिकमत है। हमारा सिस्टम सिर्फ कुछ माइक्रोवॉट्स एनर्जी कंज्यूम करता है, जबकि तुम्हारे सबसे एडवांस ई-नोजेस को चलाने के लिए कई वॉट्स पावर चाहिए होती है। ये इंसानी नाक की एनर्जी एफिशिएंसी ह्यूमन टेक्नोलॉजी से कम 1000 से 10,000 गुना बेहतर है। 1000 से 10,000 गुना। और साइज में भी। हमारे ई नोजेस बल्कि होते हैं, जबकि ये सिस्टम एक छोटी सी कैविटी में फिट है। और सिर्फ यही नहीं फातिमा, तुम्हारी नाक में सेल्फ रिपेयर की सलाहियत भी है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स की उम्र सिर्फ 30 से 60 दिन होती है। ये न्यूरॉन्स मुसलसल मरते और नए बनते रहते हैं। तुम्हारे पास हर 2 महीने में एक ब्रांड न्यू सूंघने का सिस्टम होता है। क्या कोई इंसानी सेंसर इतनी मुद्दत तक खुद को रिपेयर कर सकता है? सेल्फ रिपेयर और रीजेनरेशन, ये तो बायो इंजीनियरिंग का ड्रीम है। हमारे सेंसेस एक बार डैमेज हो जाएं तो उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। ये तो अमेजिंग है। हमने अभी तक ऐसा कोई सिंथेटिक सेंसर नहीं बनाया जो खुद को रीजेनरेट कर सके। तो बताओ, इन सब सिस्टम्स को रैंडम चांस से बनने का क्या इम्कान है? एक सिंगल फंक्शनल जीपीसीआर प्रोटीन को रैंडमली असेंबल होने का इम्कान ही 10⁻⁻70 से भी कम है। अब 400 मुख्तलिफ जीपीसीआर्स, उनके सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज और फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब में उनकी प्रिसाइज वायरिंग, ये सब कैसे रैंडम म्यूटेशन से बन सकता है? ये तो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। अगर हम एक फंक्शनल प्रोटीन के लिए प्रोबेबिलिटी 1 in 10⁻70 माने और हमें 400 प्रोटीन्स चाहिए, तो ये 10⁻70 × 400 हो जाएगा, जो कि यूनिवर्स के एटम से भी ज्यादा बड़ा नंबर है। ये तो एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स हैं। बिल्कुल, और यहीं पर इररेड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट आता है। क्या तुम सूंघ सकती हो अगर तुम्हारे पास सिर्फ रिसेप्टर हो लेकिन जी प्रोटीन ना हो, या जी प्रोटीन हो लेकिन आयन चैनल्स ना हो, या ये सब हो लेकिन ऑल्फैक्टरी बल्ब से कनेक्शन ना हो? नहीं, हर हिस्सा जरूरी है। एक भी मिसिंग हो तो सिस्टम काम नहीं करेगा। ये ग्रेजुअल एवोल्यूशन से नहीं बन सकता। प्रिसाइसली, एक अधूरा सूंघने का सिस्टम कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं देगा। इसका मतलब है कि ये सिस्टम मुकम्मल शक्ल में ही वजूद में आया होगा, और ये सिर्फ एक आलिमुल गायब की कुदरत ही हो सकती है। तो इसका मतलब है कि इसमें एक मकसद है, टेलियोलॉजी। ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हो सकता। हर चीज़ में मकसद है फातिमा। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, हमने हर चीज़ को एक ख़ास अंदाजे के मुताबिक पैदा किया है। सूरा अल-कमर 54:49। तुम्हारी नाक की हर डिटेल, हर प्रोटीन, हर न्यूरॉन एक ख़ास मकसद के लिए बनाया गया है। ये तो इंजीनियरिंग मार्वल है। पार्ट्स काउंट, एफिशिएंसी, ड्यूरेबिलिटी, सेल्फ रिपेयर, इंसानी टेक्नोलॉजी हर लिहाज से पीछे है। हमारे सेंसर्स को हाई पावर चाहिए, वो रीजेनरेट नहीं करते, उनकी डिटेक्शन रेंज लिमिटेड है, और ये सिस्टम इतना कॉम्पैक्ट भी है। तो ये दूसरा सुभान अल्लाह है फातिमा। जब हम साइंस की गहराइयों में उतरते हैं तो अल्लाह की अजमत और भी वाज़ेह हो जाती है। प्रोफेसर, ये सब कम्प्लेक्सिटी तो ठीक है, लेकिन एक कॉमन एवोल्यूशनरी आर्ग्यूमेंट ये है कि ये सिस्टम ग्रेजुअल म्यूटेशंस और नेचुरल सिलेक्शन से इवॉल्व हुआ है। पहले सिंपल चीजें होंगी, फिर कॉम्प्लेक्स होती गईं। अच्छा सवाल। ये पहला स्केप्टिक्स का आर्ग्यूमेंट है, ग्रेजुअल एवोल्यूशन थ्रू रैंडम म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तुम इसका क्या जवाब दोगी अपनी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी का मसला है। अगर सूंघने के सिस्टम का कोई भी एसेंशियल कंपोनेंट मिसिंग हो तो वो काम ही नहीं करेगा। एक आधा रिसेप्टर या आधी सिग्नल पाथवे कोई सिलेक्टिव एडवांटेज प्रोवाइड नहीं करेगी। नेचुरल सिलेक्शन तो तब काम करती है जब कोई ट्रेट सर्वाइवल में मदद करे। बिल्कुल सही। एवोल्यूशन के लिए हर स्टेप का फंक्शनल होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ एक साथ कई कॉम्प्लेक्स चीज़ों का वजूद में आना ज़रूरी है। इसकी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी लगभग 0 है। इसके अलावा सूंघने के सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि मल्टीपल इंटरडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी बल्ब और फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में इंटीग्रेशन, ये सब एक साथ कैसे इवॉल्व हो सकते हैं? ठीक है, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि ये परफेक्टली डिज़ाइन नहीं है। हमारी नाक को कोल्ड्स, एलर्जीज और इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अगर ये अल्लाह की मुकम्मल बनाई हुई चीज़ है तो इसमें फ्लॉस क्यों है? ये दूसरा आम एतराज़ है, इम्परफेक्शंस इन डिज़ाइन। हमारे जिस्म में जो भी तकालीफ आती हैं वो अक्सर हमारे अपने अमाल, अल्लाह के कानून तबीयत की खिलाफ वर्जी या सिर्फ आजमाइश का नतीजा होती हैं। ये सिस्टम की बुनियादी डिज़ाइन में फ़्लॉ नहीं है, बल्कि बाहर के आमिल या हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है।
तुम्हारी नाक की झिल्लियाँ बहुत सेंसिटिव होती हैं, इसीलिए वायरसेस और एलर्जेंस उन्हें आसानी से मुतासिर कर सकते हैं। लेकिन इसकी बुनियादी केमिकल सेंसिंग और सिग्विथोसिसिंग की सलाहियत में कोई कमी नहीं। तो ये डिज़ाइन की इम्परफेक्शन नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन का नतीजा है। जैसे एक बहुत एडवांस्ड कंप्यूटर भी वायरस से मुतासिर हो सकता है, लेकिन उसके हार्डवेयर की डिज़ाइन फ्लॉड नहीं होती। बिल्कुल। और याद रखो, अल्लाह ने इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है। अगर हर चीज़ हमेशा परफेक्ट होती तो फिर तकलीफ और सब्र का मकसद क्या होता? ये फ्लॉज भी हमें अल्लाह की तरफ रुजू करने का सबब बनते हैं। तीसरा आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि स्मेल का सिस्टम दूसरे जानवरों में भी है और इंसान का सिस्टम एवोल्यूशनरी ट्री का एक हिस्सा है। हम कोई यूनिक नहीं है। ये तीसरा आर्गुमेंट है, कॉमन एंसेस्ट्री एंड शेयर्ड सिस्टम्स। बिल्कुल, दूसरे जानवरों में भी सूंघने की सलाहियत है, लेकिन हर मखलूक का सिस्टम उसकी अपनी ज़रूरत के मुताबिक फाइन ट्यून्ड है। क्या सिर्फ कॉमन एंसेस्ट्री कह देने से डिज़ाइन का मसला हल हो जाता है? कॉमन एंसेस्ट्री तो सिर्फ ये बताती है कि सिस्टम्स में सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन ये नहीं बताती कि वो सिस्टम्स कैसे वजूद में आए या उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बन गई। सही कहा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे तुम देखो कि सब कंप्यूटर्स में माइक्रोचिप्स होते हैं, तो तुम कह दो कि सब कंप्यूटर्स एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, जबकि असल में सबको एक डिज़ाइनर ने बनाया है जो कॉमन प्रिंसिपल्स यूज़ करता है। इसी तरह अल्लाह की कुदरत है कि वो मुख्तलिफ मखलूक़ात में अपनी हिकमत के मुताबिक सिस्टम्स बनाता है, जिनमें कॉमन डिज़ाइन टेम्पलेट्स भी नज़र आते हैं, लेकिन हर एक की स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी और फाइन ट्यूनिंग उसके मकसद के मुताबिक होती है। स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी मतलब सिर्फ कॉम्प्लेक्स होना काफी नहीं, उस कॉम्प्लेक्सिटी का एक स्पेसिफिक फंक्शनल पैटर्न में होना जरूरी है। रैंडम कॉम्प्लेक्सिटी तो नॉइज होती है। बिल्कुल, तुम्हारे नाक का सिस्टम सिर्फ कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्स है। हर हिस्सा एक खास तरीके से अरेंज किया गया है ताकि एक मकसद पूरा हो। इसके रैंडम फॉर्मेशन का इम्कान 10 टू द पावर माइनस 40,000 से भी कम है, कंसिडरिंग 40 जीन्स एंड देयर कॉम्प्लेक्स पाथवेज। ये नंबर इतना छोटा है कि यूनिवर्स की पूरी तारीख में भी इसके रैंडमली बनने का कोई इम्कान नहीं। ये तो हर लिहाज से इम्पॉसिबल है कि ये सब रैंडमली हो गया हो, साइंटिफिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, हर एंगल से। यही अल्लाह की निशानियां हैं फातिमा, जो हमें इल्म से ईमान की तरफ ले जाती हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और ख़ुद उनके अनफुस में भी, यहाँ तक कि उन पर वाज़े हो जाए कि ये कुरान हक़ है। सूरह फुस्सिलत 41:53। तुम्हारी नाक में भी ये निशानी मौजूद है। प्रोफेसर, जब आप ये सब साइंटिफिक फैक्ट्स बताते हैं और फिर इन्हें कुरान से कनेक्ट करते हैं, तो एक अजब सी रोशनी मिलती है। क्या कुरान में नाक या सूंघने के बारे में स्पेसिफिकली कुछ जिक्र है? बिल्कुल फातिमा, कुरान में अल्लाह ने इंसान की तख्लीक और उसके सेंसेस का जिक्र कई जगह किया है, अक्सर उमूमियत में। लफ्ज़ अनफ यानी नाक और शम्मा यानी सूंघना के डेरिवेटिव्स भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जोर इस बात पर है कि अल्लाह ने इंसान को मुकम्मल बनाया और उसके लिए हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से बनाया। कोई खास आयत जो इससे रिलेट करती हो? जी, सूरा अल इन्फितार आयत 7 में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़का फ़सव्वका फ़अदलक। तर्जुमा, जिसने तुझे पैदा किया, फिर तुझे दुरुस्त किया, फिर तुझे ठीक बनाया। यहाँ फ़सव्वका का मतलब है उसने तुझे प्रपोर्शन में बनाया, मुकम्मल और मुतवाज़िन, और फ़अदलक का मतलब है उसने तुझे ठीक किया, तेरे पार्ट्स को सही जगह पर रखा। तुम्हारी नाक, उसकी पोजीशन, उसके अंदर का कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये सब इस दुरुस्त करने और ठीक बनाने में शामिल है। तो 1400 साल पहले जब ये आयत नाजिल हुई, तब लोगों को ये डिटेल्स पता नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने दुरुस्त और ठीक बनने का मतलब समझा होगा, और आज हम साइंटिफिक डिटेल से उस दुरुस्ती और ठीक बनाने की गहराई को समझ रहे हैं। बिल्कुल। और सूरह गाफिर आयत 64 में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाहु हुवल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा क़रारन वस्समाका बिनाअन वस्सव्वरकुम फ़अहसना सुवरकुम। तर्जुमा, अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ठहरने की जगह बनाया और आसमान को छत और तुम्हारी तस्वीर कशी की, फिर तुम्हारी तस्वीरों को खूबसूरत बनाया।
यहाँ सव्वरकुम फ़अहसना सुवरकुम का मतलब है कि अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन शक्ल और सूरत में बनाया। इसमें ना सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती शामिल है, बल्कि अंदरूनी सिस्टम्स की फंक्शनल खूबसूरती और परफेक्शन भी शामिल है, जिसमें तुम्हारी नाक का सिस्टम भी है। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत गहरा मतलब है। कुरान सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न की बात नहीं करता, बल्कि उस इंजीनियरिंग परफेक्शन की भी बात करता है जो हमें साइंस से पता चलती है। और सूरा अल मुल्क आयत 3-4 अल्लज़ी खलक़ा सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावत फ़र्जिअल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर थुम्मा इर्जिअल बसरा कर्रतैनी यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। तर्जुमा, जिसने 7 आसमान तह ब तह बनाए, तुम रहमान की तख्लीक में कोई नाक़िस नहीं देखोगे। फिर नज़र डालकर देखो, क्या तुम्हें कोई नुक्स नज़र आता है? फिर दोबारा नज़र डालकर देखो, नज़र थक कर और नाकाम होकर तुम्हारी तरफ पलट आएगी। ये आयत सिर्फ आसमान के लिए नहीं, बल्कि हर तख्लीक के लिए है। तुम्हारी नाक में भी कोई बुनियादी नुक्स नहीं। ये तो डायरेक्ट चैलेंज है स्केप्टिक्स के लिए। अल्लाह कह रहा है, जितना मर्जी गौर कर लो, तुम्हें मेरी तख्लीक में कोई फ्लॉ नहीं मिलेगा। मॉडर्न साइंस भी यही साबित कर रही है। और सूरा अल कमर आयत 49 इन्ना कुल्ला शैइन खलकनाहु बिक़दर। तर्जुमा, बेशक हमने हर चीज़ को एक ख़ास अंदाजे के मुताबिक पैदा किया है। ये कदर का लफ्ज़ फातिमा यहाँ मैथमेटिकल प्रिसिजन, फाइन ट्यूनिंग और इंजीनियरिंग पैरामीटर्स को दर्शाता है। हर चीज़ की एक एग्जैक्ट मेजरमेंट, एक स्पेसिफिक डिज़ाइन। तो कदर और फसावा का जैसे अरबिक रूट वर्ड्स में ही साइंटिफिक प्रिसिजन का इशारा है। ये रेवलेशन 1400 साल पहले आई, जब इंसान को इन डिटेल्स का इल्म नहीं था। यही कुरान का मोजज़ा है। ये हर ज़माने के लिए हिदायत है। और हदीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तख्लीक पर गौर करने की तरगीब दी है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मखलूक में गौर करो, अल्लाह की ज़ात में गौर न करो। सुनन अबू दाऊद। ये हदीस हमें अल्लाह की निशानियों में डीप डाइव करने की हिदायत देती है। ये सब सुनकर तो ईमान और यकीन और मजबूत होता है। इल्म से ईमान तक का सफ़र प्रोफेसर आपने आज बहुत खूबसूरती से तय करवाया। प्रोफेसर, आज की इस गुफ्तगू ने मेरी सोच का रुख ही बदल दिया है। मैं सोचा करती थी कि साइंस और मजहब दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपने दिखाया कि ये एक ही हकीकत के दो पहलू हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा, जब इल्म अल्लाह की अज़मत की तरफ इशारा करे तो वो इल्म नहीं, नूर बन जाता है। तुम्हारी नाक जो सिर्फ सांस लेने का जरिया लगती थी, अब अल्लाह की कुदरत और हिकमत का एक मोजज़ा लगती है। अब जब मैं सांस लूंगी या कोई खुशबू सूंघूंगी तो सिर्फ फिजिकल सेंसेशन नहीं होगी, बल्कि अल्लाह की कुदरत का एहसास होगा। हर सांस एक जिक्र बन जाएगी। यही तो एहसान की तरफ का सफ़र है फातिमा। इल्म यानी नॉलेज से ईमान यानी फेथ तक, और फिर एहसान यानी एक्सीलेंस इन वर्शिप एंड डीड्स, जहाँ तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करती हो गोया तुम उसे देख रही हो, और अगर तुम उसे नहीं देख सकती तो वो तुम्हें देख रहा है। जब तुम अल्लाह की निशानियों को अपने अंदर और बाहर देखती हो तो तुम्हारा दिल उसकी तरफ और झुक जाता है। मुझे लगता है कि हम साइंटिस्ट्स की भी एक जिम्मेदारी है। हम सिर्फ फैक्ट्स एक्यूमुलेट ना करें, बल्कि उन्हें अल्लाह की अज़मत से जोड़ें, ताकि दूसरे भी इस नूर को देख सकें। बिल्कुल, तुम जैसे नौजवान इल्म और ईमान के दरमियान पुल बन सकते हो। ये तौहीद का कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ का खालिक, मालिक और रब सिर्फ अल्लाह है। जब तुम अपनी नाक की कॉम्प्लेक्सिटी को देखती हो तो क्या कोई और शिर्क का तसव्वुर भी कर सकती हो? हरगिज़ नहीं। इतना सोफिस्टिकेटेड और इंटरकनेक्टेड सिस्टम सिर्फ एक ही ज़ात बना सकती है, जिसकी कुदरत और इल्म लामहदूद हो। ये तो तौहीद का एक रोशन सबूत है। तो अब जब भी तुम कोई खुशबू सूंघो, चाहे वो गुलाब की हो या बारिश के बाद मिट्टी की, उसमें अल्लाह की निशानी देखो, उसकी कुदरत, उसकी हिकमत, उसकी रहमत। ये तुम्हारी जिंदगी को और पुरमकसद बना देगा। मैं आज से हर चीज़ को एक नई नज़र से देखूंगी प्रोफेसर। हर मखलूक में अल्लाह की निशानी तलाश करूंगी। जज़ाकल्लाह खैर फॉर दिस इनक्रेडिबल जर्नी। वाह एया की फातिमा, अल्लाह तुम्हें इल्म और ईमान में और तरक्की दे
और याद रखो, इंसान की तख्लीक में जो निशानियां हैं वो हमें हमारे असल मकसद की तरफ बुलाती हैं, अल्लाह की इबादत और उसकी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। इंशाल्लाह, और मैं इस इल्म को दूसरों तक भी पहुंचाऊंगी। यही तो असल कामयाबी है। अल्लाह हम सबको अपनी निशानियों को समझने और उनसे हिदायत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।